बारिश का मौसम हो रहा है, पूरा अंधेरा सा हो गया। आई एम नॉट श्योर कि शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं, हॉर्न्स की या नमाज की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, बट ऑलमोस्ट रात सी हो गई है। फन फैक्ट से शुरुआत करें। मालूम है हमारी गैलेक्सी में उतने तारे नहीं हैं। तारों का हमेशा जिक्र होता है जब चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं, कि असंख्य तारे हमारी आकाश गंगा में। हमारे गैलेक्सी में, हमारे आकाश गंगा में उतने तारे नहीं हैं जितने इस धरती पर पेड़ हैं। और मैं पेड़ की बात कर रहा हूँ, ट्रीज, बड़े बड़े वाले तने वाले, उनकी। वो ट्रिलियंस में, ट्रिलियंस। और जो तारे हैं वो बिलियंस में हैं। अजीब बात ये है कि इस धरती पर ये फैक्ट बड़ा ही दिमाग ख़राब करने वाला है। इस धरती पर शार्क मछली पहले आ गई थी और पेड़ जो हैं इस धरती पर बाद में आए हैं। उसके बावजूद इस धरती पर ट्रिलियंस ऑफ ट्रीज हैं और बिलियंस ऑफ तारे हैं। अब तुमको भी इस फैक्ट के साथ ज़िंदा रहना पड़ेगा दोस्त। तो पहला क्या, मतलब कि इस चैप्टर का नाम है मिस्ट्री ऑफ मिस्ट्रीज। ये जो आइडिया है ना इवोल्यूशन का, ये इसका क्रेडिट तो वैसे दिया जाता है हमारे डार्विन भाई साहब को, लेकिन जैसे मैं कपड़े उतार रहा हूँ, इसका आइडिया तो दिया जाता है डार्विन भाई साहब को, लेकिन डार्विन भाई साहब की खुद फटी रहती थी। पहली बात, इंतहाई पैसे वाले ख़ानदान से आते हैं, इंतहाई पैसे वाले ख़ानदान से आते हैं। मतलब हैजवुड था, क्या नाम था, नाम भूल रहा हूँ मैं, खैर बस इतना काफ़ी। पिताजी दुनिया के बहुत जाने माने बड़े फिजिशियन थे। अब डॉक्टर का क्या चाहता है डॉक्टर चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, तो लगा दिया डार्विन भाई साहब को भी कि ये जाओ पढ़ो, अपना जानकारी लेकर के आओ। मगर तब तक एनेस्थीसिया उतना अच्छा आया नहीं था। देखा कि बच्चों को, बड़ों को जब एनेस्थीसिया के बग़ैर ऑपरेशन होता है तो क्या हालत होती है। और ये वो समय है जब सो कॉल्ड अपने समय की जो सबसे टॉप लेटेस्ट जो साइंस थी वो भी बस इतनी ही थी कि आप ब्लड लेटिंग करते थे, ब्लड निकाल दिया किसी का बगैर एनेस्थीसिया के, ऑपरेशन कर दिया, हाथ धोए नहीं धोए तो लोग मरते बहुत ज़्यादा थे। और इसी ही के ख़िलाफ़, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सर्जरी में जाते थे तो ऑलमोस्ट मरा करते थे, और उसी के ख़िलाफ़ तो वो हैनमन भाई साहब जिन्होंने पूरी की पूरी होम्योपैथी लिखी, उसी के ख़िलाफ़ तो लिखी थी कि हम मारेंगे नहीं बंदे को एटलीस्ट। बट तब से लेकर के आज तक हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए सर्जरी की जो दुनिया है उसके अंदर में। आज की तारीख में हम बाकायदगी से एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को देते हैं कि ये ऑपरेशन से पहले कि ये देखेंगे स्पेसिफिक व्यक्ति के जेंडर, वज़न में फ़ैट, हिस्ट्री के मुताबिक कि कौन सा कॉकटेल बना करके इनको सुलाया जाए कि ना सुलाया जाए। अब उस ज़माने में था नहीं, और ले लिए एडमिशन MBBS में। अब उस ज़माने में MBBS शब्द बोलते थे कि नहीं बोलते थे मालूम नहीं, लेकिन एडमिशन लिए और जब देखा कि झेलेगा नहीं तो फिर छोड़ दिए। छोड़ करके थियोलॉजी और थोड़ा सा डिविनिटी, नेचुरल साइंस, नेचुरल हिस्ट्री, इसके जो पूरा का पूरा रेल्म है उसको एक्सप्लोर कर रहे थे। दो लोगों का नाम बड़ा प्रचलित है जो कि जिनका रोल डार्विन की ज़िंदगी में बहुत रहा। मतलब एक, क्योंकि वो थियोलॉजियंस के पर्सपेक्टिव से आ रहे थे, डिविनिटी के पर्सपेक्टिव से आ रहे थे, तो ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा कॉमन और माशरे के अंदर में बहुत ज़्यादा डीप तक फैला हुआ था कि ठीक है भाई साहब, जो ऊपर वाले ने जो चीज़ें बनाई हैं वो ऊपर वाले ने बनाई हैं। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट डिज़ाइन। देयर हैज़ टू बी अ इंटेलिजेंट डिज़ाइनर, कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक बॉडी, इतना ज़्यादा ख़तरनाक सिस्टम अपने आप से तो नहीं बन जाएगा, किसी ने बनाया होगा। तो एक विलियम पेले करके एक बंदे थे, अब विलियम नाम था या पेले तो नाम था ही था, तो पेले करके एक बंदे थे,
उनकी एक किताब भी थी, और उस किताब के अंदर में उन्होंने ये मेन ज़िक्र दिया कि किस तरीके से कि अगर आप चलते हुए जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर बीच पर चलते हुए जा रहे हैं, तो चलते चलते अगर आपका पाँव किसी घड़ी पर पड़ता है तो आपको लगेगा कि यार ये घड़ी तो अपने आप इस बीच पे नहीं बन गई होगी। इफ़ दिस वॉच एग्जिस्ट्स देयर हैज़ टू बी अ वॉच मेकर, कि कोई ना कोई वॉच मेकर तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए। जब ये घड़ी जैसी चीज़ के लिए एक घड़ी साज मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, तो फिर इतना जो कॉम्प्लेक्स हमारा बदन है, इसके लिए भी तो देयर हैज़ टू बी अ मेकर। ये जब जब किसी का पाँव घड़ी पे पड़े और वो सोचे कि यार ये अपने आप तो नहीं पैदा हो जाएगी, अगर ये बात सत्य है तो फिर ये बात सत्य क्यों नहीं कि अगर कोई इंसान है तो उसका भी कोई मेकर होना चाहिए। और इसी बात को उठा कर के हमारे रिचर्ड डॉकिन भाई साहब ने किताब लिखी, और उस किताब का नाम रखा था द ब्लाइंड वॉच मेकर। और इसमें भर भर करके इस बात को लेकर के दलीलें दी गई कि आखिर किस तरीके से ये बात बिल्कुल पॉसिबल है कि एक हमारे जैसा जो कोई ऑर्गेनिज़म बग़ैर किसी बनाने वाले के एग्जिस्ट कर सकता है। ये बात क्योंकि उनकी पढ़ाई भी थोड़ी उस तरीके की थी डार्विन भाई साहब की, तो उन्होंने थोड़ा सा इस बात को उतना गौर नहीं फरमाया, लेकिन क्योंकि उनका नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वगैरह में इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि उनको लगा कि मतलब कि वो बग़ैर अपनी जिस जिस आइडिया के लिए, जिस एक्सप्लेनेशन के लिए डार्विन इतने ज़्यादा प्रचलित हैं, उसको अगर उनकी ज़िंदगी से हटा भी दिया जाए, तब भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने इतने काम किए थे कि वो वर्ल्ड के सबसे रिनाउंड साइंटिस्ट्स में थे अपने वक्त पे। और मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 1865 तकरीबन में उनका मतलब कि बाद में अगर उन्होंने पब्लिश किए जो भी अपने आर्टिकल्स इवोल्यूशन को लेकर के, लेकिन उसको हटा भी दिया जाए तब भी उनका नाम इतना बड़ा था पूरी दुनिया के अंदर में कि मेंडल जैसा व्यक्ति, ग्रेगोर मेंडल जैसा व्यक्ति, वो लेटर लिखा करते थे। दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेटर लिखा करता था कि भाई साहब देखो ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं काम कर रहा हूँ, कैसा लगता है। जैसे आज की तारीख में आप किसी बड़े व्यक्ति का अगर कोई लिंग्विस्ट पे काम कर रहा है तो चॉम्स्की को भेजेगा या ऐसे बड़े लोगों को, तो उसके पास हमेशा लेटर्स, खत आते थे। और फन फैक्ट के अपनी इवोल्यूशन के आइडिया को खोज लेने के बाद एक ही सवाल रह गया था, जब डार्विन ने ये बता दिया कि कैसे एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ में तब्दील होती है, एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ कैसे आती है, तो उसके बाद एक ही सवाल रह गया था जो मेन था, वो था कि भाई ठीक है, लेकिन ये अपने मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे हो रहा है ये काम, ये छोटे लेवल पे कैसे काम हो रहा है। और वो बात पूरी की पूरी खोजी बताई मेंडल भाई साहब ने, तकरीबन 1865 के अंदर में बताई थी ये बात। और ये उन्होंने करके डार्विन को बाकायदगी से अपने पेपर भेजे। लेकिन जब डार्विन के मरने के बाद उनकी लाइब्रेरी को खंगाला गया तो उसके अंदर में डार्विन के वो पेपर्स भी मिले। और ये बड़े दुख की बात है कि उन्होंने केवल वही पन्ने छोड़े हुए थे जहाँ पर डार्विन का जहाँ पर मेंडल का जिक्र था, जहाँ पर क्योंकि अगर देखा जाए तो मेंडल और डार्विन दोनों मिलकर के एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं। मेंडल जहाँ डार्विन बताते हैं कि बड़े लेवल पर, स्पीशीज़ के लेवल पे क्यों एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ में बदल जाती है, वहीं मॉलिक्यूलर लेवल का जो एक्सप्लेनेशन है वो मेंडल भाई साहब ने दिया था। और दोनों मिलकर के सबसे बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। और इसके बावजूद कि दोनों एक दूसरे की लाइब्रेरी के तक पहुंच गए थे, एक दूसरे को कभी छू नहीं पाए। तो ये एक पेली भाई साहब का जिक्र रहा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में कि उनके मुताबिक अगर वॉच है तो वॉच मेकर होना चाहिए, इंसान है तो इंसान मेकर होना चाहिए। और यही आर्ग्यूमेंट्स आज की तारीख में भर भर करके आपको वो जो आस्तिक लोग हैं वो उनमें आपको ये आर्ग्यूमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके भर भर करके बिल्कुल तबाह कर देने वाले जो आर्ग्यूमेंट हैं वो दो किताबें, मैट रिडली की द इवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग और द ब्लाइंड वॉच मेकर के अंदर में आपको मिल जाएंगे। उनका भी कभी जिक्र होगा जब वो किताबें हम पढ़ना आगे जानना शुरू करेंगे।
इसके अलावा जो दूसरा व्यक्ति जिसकी राइटिंग्स का, जिसके काम का डार्विन भाई साहब पे बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा, वो थे आपके मैल्थस, थॉमस मैल्थस। थॉमस मैल्थस का थोड़ा सा जिक्र 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी में भी आता है, लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये समझिए कि जिस तरीके से आप किसी की राइटिंग के बेसिस पे उसको अपना गुरु मान सकते हैं, उसी तरीके से अगर बहुत अच्छा प्रभाव डार्विन की सोच और काम पर अगर कुछ चुनिंदा लोगों का रहा, तो उसमें से एक नाम थॉमस मैल्थस का रहेगा। थॉमस मैल्थस को अगर कई सारे आइडियाज़ हैं थॉमस मैल्थस के, लेकिन एक आइडिया जो बहुत पॉपुलर रहा, जिससे डार्विन को अपने जो स्पीशीज़ का जो आइडिया है कि एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ में क्यों बदल जाती है और कैसे बदल जाती है, उसका एक पज़ल पीस थॉमस मैल्थस की अप्रोच में मिला। थॉमस मैल्थस बोलते हैं कि देखो भैया, दुनिया में लड़ाई तो होगी। थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई वर्जन करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो लोग एक्चुअल में जानकार हैं वो मुझे माफ़ करें, और अगर वो वाली जानकारी चाहिए तो फिर वो 11th-12th के लेक्चर्स ले लेना। प्लग्ड इन। खैर, उन्होंने बोला देखो दोस्त, ऐसा है कि देखो लड़ाई तो होगी, और लड़ाई इसलिए होगी क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर खेत में खेती करते हैं तो, और खेत को जब आप बड़ा करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आप जो उसको बढ़ा सकते हैं वो लीनियर फैशन में बढ़ा सकते हैं। आज आपके 2 हैं, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस तरीके से आप अपनी पैदावार को बढ़ाते हैं। लेकिन पॉपुलेशन की प्रवृत्ति, उसका टेंडेंसी ये है कि पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो वो ऐसे बढ़ती है 2, 4, 8, 16, 32, उसका बनता है जे शेप का कर्व। और जो आपका खाना है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, उनका बनता है लीनियर। और किसी भी पन्ने पर आप ये दोनों चीज़ें अगर बना करके देखेंगे तो देखेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता कि जे शेप जो है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उससे अगले दिन वो उसको काट देगा, वो लीनियर लाइन को काट देगा। पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, खाना कम हो जाएगा। यही तो हुआ था 1950-60 का दशक, जो इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा भुखमरी का वक्त रहा। वैसे तो हमारे आज़ादी के पहले भी रहा, लेकिन जब जब बंगाल के अंदर में लोग भुखमरी से मरने लगे, और बंगाल फेमाइन की फ़ोटोज़ आज भी आपको मिल जाएंगी इंटरनेट के ऊपर में, और विंस्टन चर्चिल से पूछा गया कि क्यों जो खाना इन लोगों को मिल जाना चाहिए था वो निकाल करके वर्ल्ड वॉर के अंदर में खाना उन लोगों तक पहुंचा दिया गया जो लोग लड़ रहे थे। तो जब चर्चिल को पूछा गया तो चर्चिल ने बोला कि भैया, अगर ये बात सत्य है तो गांधी अभी तक मरा क्यों नहीं? ये कायदगी से रिकॉर्ड में लिखा हुआ है हमारे। तो एक वक्त ऐसा आना ही आना है जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी कि आप अपनी पैदावार को, अपने रिसोर्सेज को उतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा नहीं सकते। तो दिस इज़ द लाइन, द कॉम्पिटिशन इज़ इनएविटेबल। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उससे अगले दिन होगा ही होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो जे शेप कर्व रुका नहीं। इंसान की जो, आखिर अगर कोई भी व्यक्ति उठ कर के मुझसे ये सवाल पूछ सकता है कि अगर यही बात है तो फिर वो बंगाल का फेमाइन या 1950-60 के दशक में जो इंडिया के अंदर में भुखमरियाँ हुई, बंगाल के अंदर में लोग भुखमरी से मरे, उसके बाद हम बच कैसे गए? उसके बाद हमें सुनने को अब कंपैरेटिवली कम क्यों मिलता है? अब आज की तारीख़ में मैल न्यूट्रिशन से बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं बल्कि के प्योर हंगर से। हंगर इंडेक्स जब हम बोलते हैं तो उसमें मैल न्यूट्रिशन को भी कंसिडर करते हैं, इसलिए हमारा हंगर इंडेक्स इतना ख़तरनाक है, और पर कैपिटा कंसिडर करते हैं कि नहीं करते, खैर जाने देंगे। तो आइडिया इज़ कि हमने क्या किया कि हमने इतना बुरे तरीके से उसको इंक्रीज़ किया, किसको, पैदावार को, कि एक पर्टिकुलर हेक्टेयर से जितनी हम पैदावार निकालते थे हरित क्रांति की वजह से, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। हरित क्रांति के ऊपर अक्सर लोगों को आपने इल्ज़ाम लगाते सुना होगा, ये पैरेलल वर्ल्ड वाले जो हैं, पैरेलल मेडिसिन, आयुर्वेदा वगैरह वाले, कि जी हरित क्रांति ने हमारा खाना जो है बर्बाद कर दिया, हरित क्रांति ने हमारा खाना जो है बर्बाद कर दिया। यहाँ लाशें बिछी होती, भारत की इतनी आबादी ना होती अगर ये हरित क्रांति ना होता, अगर स्वामी सुब्रमण्यम ना होते, जो कि इंडियन वर्जन, जिन्होंने हरित क्रांति, एक तो होता है ना कि वर्ल्ड के लेवल पे हम बोलते हैं कि हरित क्रांति के
विश्व के लेवल पे फादर कौन है और भारत में जो है कौन है फादर। खैर, तो आइडिया है कि हमने एक्चुअल में पर हेक्टेयर से पैदावार हरित क्रांति के ज़रिए बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से हम वो जो 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 टैकल करने वाला है वो उसको हमेशा पुश कर पाते हैं। वैसे भी 2048-47 पर भारत का जो आबादी है वो पीक मारेगी और उसके बाद जो है वो नीचे जाएगी। लैंसेट का अब तक का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर्स में से एक है। इतने ज़्यादा राइटर्स हैं उस पेपर के, लैंसेट के, और लैंसेट अगर नाम मैं बोल रहा हूँ तो अच्छा खासा मतलब विश्वास पात्र माना जाता है लैंसेट की जितने भी पब्लिकेशंस हैं। तो चाइना का तो पीक कर गया है, अब चाइना की पॉपुलेशन नीचे जाएगी और यही वजह है कि हम ऊपर बढ़ रहे हैं, पर चाइना थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो इसलिए हमने तो पार कर दिया है चाइना को। हम चाइना से अब ऊपर हैं ही पॉपुलेशन के मायने में। तो ये थे थॉमस मैल्थस जिनके सेंट्रल आइडियाज़, द आइडिया ऑफ कंपटीशन ने को डार्विन भाई साहब बहुत ज़्यादा मुतासिर थे इस पर्टिकुलर आइडिया से, कि उनको बड़ा बेहतरीन लगता था कि भैया अच्छा मरेंगे ये आपस में ऐसा हो नहीं सकता कि ये लोग आपस में कम्पीट ना करें, इंट्रा स्पीशीज़ भी और इंटर स्पीशीज़ भी। एक ख्याल जो इस ही बुक का है लेकिन अलग अलग जगह बिखरा हुआ है, तो मैं उसको एक ही जगह पिरोने की कोशिश करता हूँ, और वो आइडिया है जुरासिक पार्क का। याद है जुरासिक पार्क सबने देखी है, सन 1992 में शायद आई होगी, 91-92 के अंदर में जुरासिक पार्क मूवी आई थी। जुरासिक पार्क जो बनी है मूवी, वो मूवी बनी है आपके द लॉस्ट वर्ल्ड करके एक नॉवेल थी, और जो कि लिखी गई थी 19वीं शताब्दी में लगभग लगा लीजिए कि लेट 1800 तकरीबन में वो लिखी गई होगी। सर आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखी थी वो किताब, द लॉस्ट वर्ल्ड। प्रमाइस तो यही है कि किसी बाहर दूसरे टापू पर, आइलैंड पर जो है डायनासोर मिलते हैं। अच्छा, ये सर आर्थर कॉनन डॉयल कोई और नहीं है, ये वही व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने आपका हमारे शर्लॉक होम्स लिखे हैं। दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक देश के अंदर में एक जासूस हुआ है, वो चाहे हमारे फेलुदा हो हमारे सत्यजीत रे का, चाहे ब्योमकेश बख्शी हो, चाहे डॉक्टर हाउस जैसे लोग हो, चाहे मतलब आप देखें तो इनका सबका बाप जो है वो शर्लॉक होम्स ही है, कि एक ऐसा जासूस, राजा रेंचो हो एक ऐसा जासूस जो कि बहुत ही महीन नज़र रखता है और केसेस सुलझाता है, सॉल्व करता है। फन फैक्ट ये है कि सर आर्थर कॉनन डॉयल और जो हमारे डार्विन भाई साहब हैं, इन दोनों ने एक ही जगह एडमिशन लिया था अपना MBBS करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के अंदर। मेरे ख्याल में था सर आर्थर कॉनन डॉयल ने तो कंप्लीट करी थी अपनी, डार्विन भाई साहब ने नहीं करी थी। टाइम इनका आगे पीछे था, ऐसा नहीं है कि क्लासमेट थे टाइम जाहिर सी बात है बहुत आगे पीछे था। लेकिन देखें क्या है कि इन दोनों का एक बड़ा अजीब सा रिश्ता पैदा होता है, वो रिश्ता है ये कि क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी का बिलीफ है, बाइबल का आइडिया है, वो ये कि आप जितने भी क्या कहिएगा, जितने भी स्पीशीज़ इस दुनिया में आज की तारीख में मौजूद हैं वो बनाई हैं ऊपर वाले ने, और न तो उसकी आज्ञा के बगैर नई स्पीशीज़ पैदा हो सकती है और न ही कोई स्पीशीज़ विलुप्त हो सकती है। जो है सो है। लेकिन हम जानते हैं कि सन 1500 से 1600, 1700, 1800 के दौरान आपके पैलेंटोलॉजिस्ट जो या पुरातन विभाग के जो लोग होते हैं, जो एक्सकेवेशन करते हैं, खुदाई वगैरह करते हैं, उन लोगों को अलग अलग तरीके की जानवरों की हड्डियाँ मिली। उन अलग अलग तरीके के जानवरों में जो सबसे ज़्यादा कुख्यात रहा वो था आपका डायनासोर की हड्डियाँ। अब किसी व्यक्ति की जितनी बड़ी फीमर हो, मतलब कि जांघ की जो हड्डी है, किसी व्यक्ति की इतनी बड़ी ऐसा जानवर आपको देखने को मिले, जांघ की हड्डी मिले और इतनी हड्डियां मिलें कि आप पूरा जानवर ही आपने पूरा का पूरा उसका कंकाल निर्मित कर लिया दोबारा से। अब पूछा गया लोगों से कि भई अगर ऊपर वाले के मुताबिक कोई नया तरीके का जानवर पैदा ही नहीं हो सकता, विलुप्त ही नहीं हो सकता,
तो फिर ये जो हड्डियों का ढांचा है, ये ऑर्गेनिज्म कहाँ है? क्योंकि ये तो नहीं दिखाई दे रहा है यूरोप के अंदर में। यूरोप के अंदर में अगर एक्सकेवेशन वगैरह चल रहा था, तो ये सब काम चल रहा था, तो उस वक्त के जितने भी थियोलॉजियंस थे, उस वक्त के जितने भी ये सोसाइटी वाले लोग थे, जितने भी चर्च के लोग थे, जितने भी, उन लोगों ने कहा कि देखो ऐसा है कि देखो ऊपर वाला तो झूठा हो नहीं सकता। हो सकता है कि यहाँ ना मिले, कहाँ ना मिले, कि ये हमारे आसपास ना मिले, लेकिन ये इस दुनिया पर है। मतलब कि इस दुनिया में कहीं ऐसा टापू आपू होगा जहाँ पर जाकर के आपके ये पर्टिकुलर जानवर होंगे। और इसी चीज़ को उठा करके सर आर्थर कॉनन डॉयल ने देखिए क्या किताब लिखी कि कोई द लॉस्ट वर्ल्ड, मतलब कि अगर आप प्रमाइस देखें जुरासिक पार्क का, तो यही है कि किसी दूसरे टापू पर जा करके आपको इस तरीके के जानवर जो हैं वो मिलेंगे ज़रूर। और वही हुआ। इस ऐसे अलग टापू पर जाकर के आपने अपने इमेजिनेशन में उस जानवरों को क्रिएट किया, और उससे पूरी की पूरी जुरासिक पार्क की सीरीज़ निकली है, स्कल आइलैंड की सीरीज़ निकली है। आपके जो आप याद कीजिए कि पूरा हॉलीवुड में एक पूरा समय था जिसमें फ़िल्में बस बनती इसलिए थी कि एक जानवर पकड़ा जाता था और उस जानवर को नॉर्मल से 5-7 गुना बड़ा करके, 10 गुना बड़ा करके दिखा दिया जाता था। चाहे वो मगरमच्छ बड़ा कर दो, एनाकोंडा बड़ा कर दो, जो है आपका ये जो आपका अरे गोरिल्ला बड़ा कर दो। तो ये थे, ये एग्जिस्ट करते थे, हमेशा से ही एग्जिस्ट करते थे। चीज़ें जितनी, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड वाला किस्सा हो गया कि मेंडल और डार्विन की भी बहुत करीब आए लेकिन एक दूसरे को छुआ नहीं कभी, और डार्विन और सर आर्थर कॉनन डॉयल एक दूसरे के बड़े करीब आए, एक दूसरे से मिलते जुलते आइडियाज़ को छुआ। डार्विन का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि डार्विन ही तो वो व्यक्ति बने जिन्होंने इस बात को प्रूफ किया कि आखिर क्यों ये बात पॉसिबल है कि ऐसा कोई आइलैंड एग्जिस्ट नहीं करता और ये लोग एक्चुअल में विलुप्त हो गए हैं, और इन्हीं के जो वंशज हैं वो जितने भी पक्षी आप देखते हैं वो डायनासोर और रेप्टाइल्स की तो वंशज हैं। कक्षा 10वीं में ही मेरे ख्याल से ये बात आ जाती है कि, और जनरल नॉलेज के अंदर में वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ आर्कियोप्टेरिक्स। आर्किया का मतलब ही होता है पुराना, और पटेरा का मतलब होता है पंख, कि एक ऐसा जीव था पुराना जिसके पंख थे, ऐसा पहला पुराना जीव जिसके पंख थे, जिसके फेदर थे, आर्कियोप्टेरिक्स। टेरिडोफाइटा ऐसे ही, मतलब ठीक है, ज़्यादा बायोलॉजी नहीं खेलेंगे, वो उसके लिए 11-12 का कोर्स ले लो फिर से अप्लाई अगेन। बहरहाल, तो आर्कियोप्टेरिक्स का मतलब हो गया पुराना पंछी टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म है, और उसी के वंशज आपको आज दिखेंगे। तो आप देखें, अक्सर आपने सुना होगा कि मोर जो है वो अपने पैरों को देख कर के रोता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा पूरा बदन इतना खूबसूरत है लेकिन मेरे पैर इतने बुरे हैं। अगर इस बात में ज़रा सी भी सच्चाई है तो वो अपने पैरों को देख कर के रोता है कि क्या हो गया है मेरी हालत मेरी हालत ये हो गई है कि एक ज़माने में मैं इतना ज़्यादा बड़ा दैत्यकार जीव हुआ करता था, और आज जो है मैं ये पंख दिखा करके औरतों को रिझाने की कोशिश करता हूँ। और हम बात करेंगे सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को ताक पर रख करके मेल जो मोर है वो सेक्स करना चाहता है केवल और केवल। और उससे बड़ी विडंबना ये है कि कई बाबा माताएं लोग जो हैं वो ये कहते हुए मिल जाएंगे कि भाई साहब जयपुर के हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं ये बात, वीडियो पड़ी है क्या लिखना यूट्यूब पे, हाई कोर्ट जयपुर जज मोर मोरनी सेक्स कि मोर और मोरनी कभी आपस में सेक्स नहीं करते हैं, मोर आंसू गिराता है, उन आंसुओं को चुग करके मोरनी प्रेग्नेंट होती है, इसलिए मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जा चुका है। खैर, और गाय को भी करना चाहिए उनके मुताबिक, और ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों ने ये बात बोली हुई है। बट बेचारा क्या पता कि उनको क्या आइडिया कि मेडिकल कॉलेजेस में तो नहीं, पता नहीं, बट हाँ जहाँ पर भी बायोलॉजी का अच्छा पढ़ाई होती होगी वहाँ पर ये बात पढ़ाई जा रही है कि किस तरीके से कि
कि मोर के पंख हैं ही इसलिए ताकि वो सेक्स कर सके। सोचिए ज़रा, एक ऑर्गेनिज्म जो इतनी खूबसूरती लिए फिर रहा है, जिसका इवोल्यूशन में आगे इसीलिए बढ़ पाया कि वो अपने पंख दिखा करके सेक्स कर पाए, लिटरली सेक्स कर पाए, उस मोर के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि तू सेक्स नहीं करता है, तू आंसू गिरा, मोरनी चुगेगी और उससे बच्चा पैदा होगा। तो सेक्सुअल सिलेक्शन पे भी आएंगे धीरे धीरे कभी। तो हमने सर आर्थर कॉनन डॉयल, द लॉस्ट वर्ल्ड, और डार्विन ने किस तरीके से ये बताया कि, क्योंकि डार्विन जब गए थे अपने एक्सपीडिशन के ऊपर में ढूंढने के लिए चीज़ों को, तो वहाँ पर उन्होंने देखा था कि किस तरीके से जो उनको खुदाई के अंदर में जिस तरीके के कछुए मिलते हैं, और अब जो एक कछुए जो घूम रहे हैं ऊपर, इन दोनों में समानताएं हैं, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं हैं। उन्होंने इस आइडिया को एंटरटेन किया कि चीज़ें बदल तो रही हैं, लेकिन वो इतने खौफज़दा हो गए क्योंकि वो थियोलॉजी पढ़ पढ़ करके इस तरीके के लोगों के बीच में उठना बैठना उनका हमेशा से रहा, कि उनको लगा कि अगर मैंने ये बात लिख दी, और वो लिख रहे थे, ऐसा नहीं कि वो नहीं लिख रहे थे, उनका पन्ना आज भी उतना ही पॉपुलर है, उनकी डायरी का वो पन्ना आज भी उतना ही पॉपुलर है। आप ज़रा बस गूगल पे जाएं, लिखें डार्विन आई थिंक, और आपको उनका पन्ना दिखेगा जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि मुझे लगता है, मतलब आई थिंक, और नीचे उन्होंने ट्री ऑफ लाइफ बनाया हुआ है कि पहली दफ़ा तो कहना गलत बात होगी, बट ही वॉज पायनियर के जिनकी लिखाई के सबूत हमारे पास हैं कि इस बंदे ने बात एक्चुअल में सोची पहली दफ़ा, और वो ट्री बना हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा, लाइफ ऑफ ट्री। ये बंदा इतना ज़्यादा खौफज़दा था, इतना ज़्यादा कंडीशनड था कि उसको पता था कि अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा, ऐसा कुछ पब्लिश किया तो इतनी ज़्यादा कोहराम मच जाएगा कि उसको लिखना अच्छा नहीं रहेगा। उससे डार्विन ने कभी इस बात को पब्लिश ही नहीं किया। उन्होंने लिखा, उस पर विचार किया, उसको पुरोया, लेकिन कभी उसको पब्लिश नहीं किया। और करते करते डार्विन की अच्छी खासी उम्र हो गई थी, क्योंकि डार्विन तो 25 साल तकरीबन के थे जब वो एक्चुअल में वो अपनी जर्नी पे गए थे, गैलापागोस आइलैंड वाली जो जर्नी थी उनकी। और अगर वापिस आए, हम सोचें कि डार्विन ने नहीं लिखा इस चीज़ को, लेकिन एक जगह है मलय ऑफ आर्किपेगेलो, जहाँ पर एक बंदा है, और इस बंदे का नाम है अल्फ्रेड रसल वॉलेस। अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने तितलियों के ज़रिए, बाकी दूसरे एग्जाम्पल्स के ज़रिए बिल्कुल वही ऑब्जर्वेशन करी जो कि डार्विन भाई साहब ने की थी। लेकिन अब ये अल्फ्रेड रसल वॉलेस क्योंकि उतना बड़ा सा नाम नहीं था, तो जो बड़े लोग हैं उनको हम अपने पेपर सबमिट करते हैं, तो ये लिखित में अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने भेजा डार्विन को। मेंडल के पेपर्स तो नहीं उन्होंने पढ़े थे, लेकिन अल्फ्रेड रसल वॉलेस के पेपर पढ़े गए, और पढ़ने के बाद जो उनके पैरों के तले ज़मीन खिसकी होगी कि आसमान गिरा होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन फिर जो भी रहा कि दोनों ने मिल करके वो पर्टिकुलर पेपर मिल करके फिर उन्होंने पब्लिश करना सही समझा। और शायद हम डार्विन का कभी नाम जानते भी नहीं, और वॉलेस हम चिल्ला रहे होते कि वॉलेस थ्योरी। वो तो उन्होंने बस डार्विन भाई साहब को दिखाने के लिए पहले भिजवा दिया। इसको रिसर्च वर्ल्ड के अंदर में कोई नई बात नहीं है कि एक ही आइडिया सेम समय पर दो अलग अलग लोगों ने सोचा। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा होता है और दूसरा व्यक्ति उसको पहले पब्लिश कर दे, तो इसको हम बोलते हैं स्कूप्ड। और लगभग हर बड़ी डिस्कवरी के साथ आप देखेंगे कि क्योंकि दो तरीके की डिस्कवरी होती है मेरे हिसाब से, मैं अगर उसको क्लासीफाई करूँ तो, एक जो व्यक्ति विशेष की पहचान होती है, जैसे कि शायद अगर मैं रखना चाहूँ तो चाहे वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे हो, तो वो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति विशेष की पहचान है, वो व्यक्ति ने इस तरीके से सोचा। और कुछ जो होती हैं वो ज़्यादातर समय की पहचान होती हैं कि इस तरीके से इनफ लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन और इनफ लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर गई है कि अब इससे अगला स्टेप ये ही आएगा और कोई ना कोई तो कर ही देगा। अब जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, अब उसका जो श्रेय है वो वक्त को जाता है, क्योंकि उस वक्त में ही कई सारे लोगों ने बहुत कम समय के अंदर में ये
बल्ब जो है वो बना करके दिखाए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो इस लेवल पे पहुंच गई थी कि कोई ना कोई तो बना ही देता। उसी तरीके से ये जो आइडिया है, ये वाला जो आइडिया है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि सेम आइडिया ऑलमोस्ट सेम सेम से वक्त में, और लोगों को आप लड़ते हुए देखेंगे इस चीज़ पे। इसीलिए तो आर्काइव जैसे पोर्टल्स मौजूद हैं जहाँ पर आप अभी पेपर पूरे तरीके से पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन लोग फिर भी उसके ऊपर पहले से अपना पेपर वगैरह डाल देते हैं, जिसके कई सारे फ़ायदे और नुकसान हैं। जिसमें से एक है कि आप पहले ही अपने वो जैसे रोडवेज वाली बसें होती हैं जो, उसके अंदर में सीट पे अगर आप अपना रुमाल फेंक दें, चक दे इंडिया अगर आपने देखी हो तो रोडवेज की बस में ना बैठी के तो एक वो वाला हिसाब होता है कि आपको पहले, जिसने पहले पब्लिश कर दिया उसका माल, उसका पहले पेटेंट, उसको ही सब चीज़ मिलेगी। और ये हर चीज़ क्रिस्पर कैस को लेकर के जो हम किताब पढ़ेंगे अभी, द जेनिफर डाउडना की जो द कोड ब्रेकर है, आइजैक्सन ने लिखी हुई है, उस किताब में ये बहुत बड़ा सेंट्रल पॉइंट है कि किस तरीके से दो लैब्स आपस में लड़ रही थी इस पर्टिकुलर चीज़ के पेटेंट के लिए। और ये हमेशा देखा जाता है, इसको स्कूप्ड बोलते हैं कि यू आर बीइंग स्कूप्ड, कि आपसे पहले आप सेम आइडिया जो है किसी और ने पब्लिश कर दिया है। और वही हुआ। लेकिन चूंकि इतना बड़ा नाम था डार्विन, तो दोनों ने मिलकर के अपने पेपर जो है पब्लिश कर दिए। वॉलेस का नाम इसलिए प्रचलित नहीं है क्योंकि डार्विन भाई साहब ने क्या करा कि अपने जो इतना बड़ी पोथी थी उनकी, इतने सालों के अंदर में जो उनके आइडिया जो इकट्ठे हुए थे, उन्होंने उसमें से सेक्शन निकाल करके एक पतली सी किताब जो है वो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो है वो पब्लिश कर दी, जो कि पहले दिन से बेस्ट सेलर है और आज तक उसी ही स्पीड के साथ बिकती है और बिक रही है। सोचिए, आज 200 साल पुरानी किताब अभी भी उसी उतने ही चाव से बिक रही है, जो कि एक्सप्लेन करती है ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को। और जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि भैया डार्विन भाई साहब को अगर सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के, मतलब कि हाउ टू थिंग्स इवॉल्व वाले कॉन्सेप्ट के लिए, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन उनका काम और भी दुनिया में है। उनका काम प्लांट की दुनिया के अंदर में, ये जो ऑक्सीजन आप सुनते हैं, ये सब डार्विन भाई साहब का दिया हुआ है। ये सब डार्विन भाई साहब, आप अगर लोगों को चमकता नहीं है, लेकिन कक्षा 11वीं में जो आपने पढ़ा कि जो प्लांट के हार्मोन होते हैं उसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर में भी डार्विन का नाम आया, फ्रांसिस डार्विन और हमारे वाले डार्विन। तो ये बाप बेटे की ही जोड़ी थी जिन्होंने काम किया। और भी बहुत 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 नेचुरल हिस्ट्री के वगैरह के कंटेक्स्ट में तो बहुत बड़ा नाम है इनका। जब आए थे अपनी जर्नी से गैलापागोस आइलैंड की जर्नी पे गए थे 5 साल के लिए, जब आए थे वापस तो इतना सारा सामान था कि पूरे के पूरे म्यूज़ियम भर जाएं। दुनिया के समझने के तरीके में और डार्विन के समझने के तरीके में एक जो और फंडामेंटल डिफरेंस था वो था कि थियोलॉजन्स, क्रिश्चियनिटी वाले लोग, और क्रिश्चियन शब्द का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यूरोपियन वर्ल्ड की, जहाँ पर ये काम चल रहा था, तो वहाँ पर जो प्रभाव होगा वो क्रिश्चियन आइडियोलॉजीज़ का ही ज़्यादा होगा कि चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं, क्योंकि ये बदलाव इतने धीरे होते हैं, इतने लाखों हज़ारों सालों के बाद में जाकर के वो बदलाव देखने के लिए मिलते हैं कि जिस तरीके से जितनी भी दुनिया की पहली फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो बिल्कुल लॉजिकल थी। भाई धरती सपाट है, ये बात हम अगर अपनी ज़िंदगी में नॉर्मली बोलें तो ये लॉजिकल बात है, क्योंकि दिख रही है सपाट। वो तो बंदा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे और बहुत ज़्यादा नॉन ट्रेडिशनल वे से सोचे, अनकन्वेंशनल वे से सोचे, अपनी रैशनैलिटी की पराकाष्ठा पे जाए, उसके अंदर में भी घुस के एक्सपेरिमेंट करने लगे, तब उसको जाके लगेगा कि धरती में कर्व है। लेकिन अगर तुम पहले लेवल पर सोचने की कोशिश करोगे कि पहले लेवल पर लॉजिकली क्या बोला जाए, तो बोलोगे कि हाँ धरती सपाट है। उसी तरीके से बिल्कुल लॉजिकल है कि अगर पहले लेवल पे सोचोगे तो चीज़ें धरती की तरफ जाती हैं, और पहले लेवल पे सोचोगे तो जो भारी चीज़ें हैं वो जल्दी धरती की तरफ गिरती हैं। आज हमें पता है कि जो कोई भी किसी का भार कितना भी क्यों ना हो, वो दोनों सेम टाइम पर ही धरती पे गिरेंगी, क्योंकि मास से इंडिपेंडेंट होता है ये चीज़। वो फ्री फॉलिंग वाली स्टेट में आ जाती है अगर एयर ड्रैग को हम हटा दें तो। और जितनी भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो सारे के सारे भाई देखने में क्या लग रहा है, वो लॉजिकली अगर किसी व्यक्ति से तो डिमांड कर रहे हो सोचने के लिए, तो वो हर बंदा यही सोचेगा ना कि ये हो रहा है, धरती सपाट है, चीज़ें तुरंत की तुरंत धरती की तरफ जाती हैं तो धरती की तरफ जाना चाह रही हैं, चीज़ें रुक जाती हैं तो चीज़ों का जो
अल्टीमेट मोशन, अल्टीमेट जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो रेस्ट ही है। और उसी तरीके से लोगों को जब नहीं नज़र आ रहा है कि उनके सामने बदलाव हो, उनकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन होता हुआ उनको नज़र नहीं आ रहा, और इसीलिए आज तक लोग यही पूछते हैं ना कि भाई आप ये बताएं कि आपने कभी जंगल में जाकर के किसी बंदर को इंसान बनते देखा है क्या। और देखा जाए तो दोनों ने ही, चाहे डार्विन हो चाहे मेंडल हो, दोनों ने ये आइडिया को एंटरटेन किया सबसे पहले कि चीज़ें एटलीस्ट बदल तो रही हैं। यहाँ तक कि वेरी फनी केस के एनसीईआरटी में किताबों में लेमार्क को विलेन की तरह दिखाया जाता है। इस तरीके से पेश किया जाता है कि लेमार्क ने बोला था कि जो जिराफ होता है वो पहले छोटा होता था और फिर उसने गर्दन उचकानी शुरू की खाना खाने के लिए, और उसने गर्दन का यूज़ कर रहा था इसलिए उसकी गर्दन ऊपर होती चली गई और उसके बच्चों की भी गर्दन ऊपर होती चली गई, और एक दिन ऐसा आया कि जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ थ्योरी, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। और हमने उसका खूब मजाक उड़ाया एनसीईआरटी के अंदर में, लोग टीचर ऐसे ही पढ़ाते थे कि बताओ कैसा ऐसा सोचा उसने। और जबकि ये आइडिया एंटरटेन करना अपने आप में कि चीज़ें बदल रही हैं, और वो बंदा इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहा था कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं। जिस ज़माने में दो लोग मानने को ही तैयार नहीं थे कि चीज़ें बदल सकती हैं, उस ज़माने में वो व्यक्ति तैयार था, एंटरटेन कर रहा था इस आइडिया को। और समय का चक्का देखिए, भले से लेमार्क कोई बात नहीं मालूम थी, लेकिन आज हम पढ़ते हैं नियो लेमार्किज्म कि एक्चुअल में ऐसे कई केसेस मिलेंगे, ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर में कुछ अगर चीज़ें एक्वायर करते हैं तो अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन एपिजेनेटिक्स के ज़रिए आता है। जाएंगे जेनेटिक्स मतलब आपके डीएनए के ज़रिए जो चीज़ें निर्धारित होती हैं उसको आप जेनेटिक्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, लेकिन उससे ऊपर भी एक और चीज़ है और वो है आपकी एपिजेनेटिक्स। वो बच्चा वो चूहे का बच्चा जिसे पैदा होने के तुरंत बाद माँ ने चाटा और मतलब कि उसको जो ग्रूमिंग किया, वो बड़ा होने के बाद कम डरता है एज़ कम्पेयर टू बाकी अगर उसको नहीं चाटा गया है तो। ऐसे बच्चे, ऐसे दादा लोग जिनको ज़िंदगी के अंदर में क्या दिया गया, उन्होंने अपनी 9 से लेकर के 15 साल की उम्र के बीच में भुखमरी देखी, बहुत कम खाना खाया, उनके बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना कंपैरेटिवली कम होती है। सब रिसर्च है हमारे पास, और जिसको हम आज जिस कैटेगरी में पढ़ते हैं वो है नियो लेमार्किज्म एंड नियो डार्विनिज्म की कैटेगरी के अंदर में पढ़ते हैं। भले से लेमार्क को ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन अब हमें पता है। तो दोनों ही, डार्विन हो चाहे मेंडल हो, और डार्विन खास करके इस आइडिया को एंटरटेन कर रहे हैं कि चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें ट्रांसम्यूटेट होती हैं, चीज़ें बहते पानी की तरह चलती हैं। उसको हो किस तरीके से रहा है उसके मैकेनिज़्म को ढूंढना, वो अगला स्टेप था जो कि अल्फ्रेड रसेल वॉलेस और डार्विन ने ढूंढा। अगले कुछ मिनट हम डार्विन का जो 22 साल के थे भाई, 22 साल की, मतलब जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए हैं सबने ज़्यादातर अपनी जो डिस्कवरीज की हैं वो 22 से 25-30 की पहले 30 से तो पहले कर लें। अगर आप 30 से ऊपर हैं तो भाई हो गई, संभावना कम है कि आप बहुत ही ज़्यादा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। खैर, अब डार्विन भाई साहब के अपने मेंटर थे जॉन हेंसलो ने तकरीबन बात है 1831 में अगस्त में उनको बोला कि देखो ऐसा है कि एक एक्सपेडिशन जा रहा है, एक जहाज़ जा रहा है और उसके ऊपर मैं अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुमको लिख करके दे दूंगा कि ठीक है तुम भी उसके संग अगर उस जहाज़ के अंदर में अगर एक्सपेडिशन पे जाना चाहो तो। अब एक उस पर्टिकुलर एक्सपेडिशन में उनको एक साइंटिस्ट की वैसे भी ज़रूरत थी कि भाई जो जाए, जो स्पेसिमेंट्स वगैरह इकट्ठे कर लेकर के आए, तो उसने बोला कि ठीक है चले जाएंगे भैया, हमको क्या प्रॉब्लम है। तो वो 27 दिसंबर को 1831 को तकरीबन 73 सेलर थे उसके अंदर में, और वहाँ पर बीगल पे HMS बीगल नाम था उस जहाज़ का, और उसमें गए। और जो डार्विन की वाट लगी है सी सिकनेस में, इतनी वाट, 5 साल का सफ़र है तकरीबन, और मतलब 5 साल के एक्सपेडिशन पे निकले, क्योंकि जब तक वापस आएंगे तब तक तो यह सेलिब्रिटी बन चुके होते। जिस तरीके से हमारे गांधी जी आए थे पूरा जब तक करके आए साउथ अफ्रीका से, तब तक तो इंडिया में उनके स्वागत के लिए लोग खड़े थे ना, कि खबरें तो पहुंच रही थी। अब 27 दिसंबर 1831 को ये चालू हुआ और बैठे, सी सिकनेस इससे इतनी वाट लगी कि भाई साहब तब वो वाला एक्सपेडिशन है और उनकी मौत है। उन्होंने दोबारा सी एक्सपेडिशन पे दोबारा से कदम नहीं रखा, बोला कि आप आ गए हैं तो सामान लेकर के ही घर जाएंगे।
जो बेसिक हमेशा से रहते थे चीज़ें, ब्रेड, रेज़िन्स, ये सब चीज़ें खा कर के सर्वाइव करना पड़ता था। और यहाँ तक कि जो अलग-अलग आइलैंड पे जब जाते थे तो वहीं के आइलैंड से ही चीज़ें खाते थे, मतलब वहीं के टॉर्टोइज़ खाते थे, वहीं की चीज़ें खाई जाती थी। उसकी एक बहुत बेहतरीन कहानी है। रेडियो लैब का एक एपिसोड है जिसके अंदर में गैलापागोस के टॉर्टोइज़ वर्सेस गोट, ये कहानी है कि वो कभी और ज़िक्र करेंगे। फिलहाल धीरे-धीरे वक़्त आगे बढ़ा, अगस्त गुज़रा, दिसंबर गुज़रा, जनवरी गुज़रा, धीरे-धीरे उन्होंने अलग-अलग तरीके के किताबें पढ़ना शुरू की। जो पढ़ते वक़्त वो लिख भी रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इस वक़्त में जो मिल्टन्स पैराडाइज़ लॉस्ट है या चार्ल्स लाइल की जो किताबें हैं, उनका इनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया, वो भी बता रहे थे कि बदलाव किस तरीके से हो रहा है। कि अगर किसी ने इस पर्टिकुलर दुनिया को रचा है, संरचना की है, तो वो ऐसे नहीं की है कि एक बार में आए और फटाक से बन गई। क्योंकि द आइडिया ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस के अंदर में इरोजन का जो आइडिया है, सेडिमेंटेशन का जो आइडिया है, और सेडिमेंटेशन का आइडिया इसलिए भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप अगर धरती का क्रॉस सेक्शन काटे तो क्रॉस सेक्शन में आपको अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके का सेम ऑर्गेनिज्म थोड़ा 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 अलग होता हुआ सा नज़र आएगा। और उनको ये चीज़ मिली, उन्होंने जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो सी सिकनेस तो वैसे भी परेशान थे ही, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग तरीके के फॉसिल्स ढूंढना शुरू किया। अलग एनिमल्स पे उनका खास जिक्र था। उनके पास अलग अलग तरीके के एक मेगाथेरियम का स्कल आया जो कि अलग दिखता था, एक तरीके का स्लॉथ होता है वो, और अलग अलग मैमल्स की हड्डियाँ इकट्ठा करनी शुरू की जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। जिस तरीके के जानवर जिस धरती से वो आते थे वहाँ के बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं थी, सिमिलर थी। और ये बात बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेडिमेंटेशन का आइडिया, इरोजन का आइडिया, अलग अलग लेयर्स में अलग अलग तरीके की चीज़ों के मिलने का आइडिया, यहाँ तक कि वो जब अलग अलग जगह जाते थे तो कहीं कहीं के कबीलों से, ट्राइब से, उनके यहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई थी उनको खरीद करके भी लेकर के आते थे। कहीं पे बेहतरीन तरीके की खोपड़ी मिल गई तो उसको वहाँ से वो खरीद लिया, वो पर्टिकुलर हिस्सा खरीद लिया। और इन चीज़ों को लेकर के जब भेजा भी, कुछ भेज दिया जाता था, कुछ साथ में लेकर के आया करते थे। शायद उन्होंने जब अलग अलग आइलैंड पे घूम रहे थे तो उन्होंने अपनी किताब में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी, और वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइन थी ये कि उन्होंने लिखा कि अलग अलग आइलैंड्स पर अलग अलग प्रकार की चिड़ियाँ, अलग अलग प्रकार की फ्रिंचेस, अलग अलग प्रकार की मॉकिंग बर्ड्स, अलग अलग प्रकार के टॉर्टोइज जो थे वो अपने ही आइलैंड पर अलग अलग टाइप के थे। ऐसा नहीं है कि सभी आइलैंड पे 5 तरीके के अगर टॉर्टोइज हैं तो पाँचों आइलैंड पर 5 तरीके के टॉर्टोइज मिल रहे हैं, नहीं। 5 आइलैंड हैं तो 5 तरीके के टॉर्टोइज हैं, तो एक आइलैंड पे एक ही तरीके का टॉर्टोइज मिल रहा है। और ये ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब भले से डार्विन भाई साहब का नाम सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो पॉपुलर है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कि डार्विन फिंचेस को लेकर के, कि किस तरीके से कि उन्होंने देखा कि भाई दिखने में तो लगभग लगभग सेम सेम सी चिड़िया ही हैं, सेम टाइप की लग रही हैं, लेकिन सबकी चोंच थोड़ी थोड़ी अलग अलग सी है। तो वहाँ से धीरे धीरे, और ये बात जब उन्होंने वहाँ पर ऑब्जर्व नहीं की थी वो एक्चुअल में जब लेकर के आए क्या नाम है अपनी जो चिड़ियाएँ वगैरह, चिड़िया अभी मैं बस लैक ऑफ, ताकि आम आम आदमी को बातें समझ में आ सके, जो अलग अलग तरीके की चिड़िया लेकर के आए, जो ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो चिड़ियाओं के विशेषज्ञ होते हैं, उनको भाई निकालते हैं, उनके अंदर में स्टफिंग की जाती है। अब उसको मतलब लंबे समय तक चिड़िया तो सड़ जाएगी, तो स्टफ़ करके रखते हैं। तो जब वो ये काम किया जा रहा था तब उस पर्टिकुलर टाइम पर ये बात ऑब्ज़र्व की गई कि भैया ये तो अलग अलग नहीं है, ये तो ऑलमोस्ट सेम सेम सी हैं, लेकिन और जो अलग अलग जो इनके अंदर में आ रहा है, जो बदलाव मुझे को देखने के लिए मिल रहा है, वो उनकी अलग अलग चोंच है। और ये भी उसका सिंप्लीफाइड वर्जन ही है। और वहाँ से किस तरीके से ये आइडिया भी एग्जिस्टेंस में आया, उनके विचार में आया कि धीरे धीरे 1835 36 37 ये आइडिया पकते गए, और उनके धीरे धीरे किताबों में ये चीज़ देखने के लिए मिला कि शायद ये जितनी भी अलग अलग आइलैंड्स पे अलग अलग तरीके की चिड़ियाँ देखने में जो तो लग रही थी, लेकिन असल में ये आई एक जगह से ही है। और ये आइडिया दूसरा माइक ड्रॉपिंग आइडिया है कि चीज़ें एक ही जगह से शुरू होना और उनके अलग अलग तरीके के वेरिएशंस क्रिएट हो जाना। वो उनके खाने की बदौलत हो सकता है कि अलग अलग खाना मिल रहा था, वो उनके अलग अलग कि अगर फीमेल जो है उनको किस तरीके के मेल पसंद आते हैं, उसके बेसिस पर जो मेल्स की जो शक्ल सूरत है वो अलग अलग होती चली जाती है। चाहे वो मुर्गे की जो कलगी हो, चाहे मोर के पंख हों, चाहे गप्पी फिश के फिन्स हों, ये सब के सब इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में
इशारा कर रहे थे कि चीज़ें अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग नज़र ज़रूर आ रही हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं कोई कॉमन एंसेस्टर है। और ये वो सारे के सारे फंडामेंटल प्रोसेसेस थे जो इतने सालों तक बॉयल होते रहे, धीरे धीरे उबलते रहे उनके दिमाग में, उनकी किताबों में, उनके आइडियाज़ में। कभी जहमत नहीं उठाई उन्होंने इस चीज़ को पब्लिश करने की, लेकिन जिस दिन ये जहमत उठी बिकॉज ऑफ एल्फ्रेड रसेल वॉलिस, तब ये ऐसा फटा। और उसका जो निचोड़ है वो लिखा गया ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के अंदर में। और यही वजह है कि पहले दिन जब वो किताब मार्केट में लगी, तो पहले दिन से जब ख़त्म होना शुरू हुई, तो आज तक जो है वो चलती चली जा रही है। हो सकता है कि आज के बाद, मतलब ये पर्टिकुलर सीरीज़ देखने के बाद आपका भी मन हो जाए कि चलो इतना चिल्ला रहे हैं तो लोग देखते हैं, तो थोड़ा सा ओल्ड टाइम की राइटिंग हो, जाहिर सी बात है 200-250 साल हो गए जिस बात को। उस पर्टिकुलर उस समय की राइटिंग जो है वो डिकेंस वगैरह टाइप की राइटिंग्स होती हैं। विक्टोरियन एरा की राइटिंग से तो उतने ज़्यादा खतरनाक थोड़ा सा लगेगा, कह रहे तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लिखा हुआ है, लेकिन यकीन माने जैसे जैसे समय बीतता है, बिल्कुल जैसे जो आइडिया, जो हाइपोथेसिस हम लगा रहे हैं स्पीशीज़ के लिए, वो सेम चीज़ भाषा के लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल है कि किस तरीके से भाषा के अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग चीज़ें क्रिएट होती हैं। आप देखें कि भारत का उदाहरण सबसे बेहतरीन है, जो काओ बेल्ट है उसके अंदर में जो अवधी, मगही, मैथिली, हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, खड़ी बोली, राजस्थानी, कुमाऊनी, ये सब भाषाओं के अंदर में आपको अगर देखने को मिलेगा कि यार कुछ कुछ तो मिल रहा है, मतलब सेम सेम से लग तो रही हैं ये। और इनका हल्के हल्के से अलग अलग वर्जन है, मतलब कहीं ना कहीं ये एक जगह से निकली है, उद्गम स्थान एक है। और जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीता और जैसे जैसे स्पेस में चीज़ें आगे बढ़ी, किलोमीटर्स बढ़े, तो वो हल्का हल्का सा बोली के अंदर में बदलाव है। वो हल्का हल्का बदलाव ही अपने आप में ये बताने के लिए मोर देन इनफ है कि कहीं ना कहीं ये सारी की सारी आ तो एक ही जगह से रही हैं। और यही तो सबसे खतरनाक बात है आइडिया ऑफ इवोल्यूशन का। लोगों को लगता है कि जो थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन है या आइडिया ऑफ इवोल्यूशन है, वो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जस्टिफाई करने के लिए, या उनको उनको पता करने के लिए कि नई स्पीशीज़ कैसे अराइज होती है, ये इसके लिए ये आइडिया आया है ना। ये आइडिया इतना ज़्यादा सेंट्रल है कि ये जीवित और मृत दोनों व्यक्तियों से ऊपर है। ये आइडियाज़ के ऊपर भी एप्लीकेबल है, ये कौन सी वीडियो वायरल होगी उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, ये कौन से आपके कैसे दोस्त बनेंगे उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, आपकी सक्सेस के ऊपर भी एप्लीकेबल है, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी एप्लीकेबल है, आपके आइडियाज़ के ऊपर भी एप्लीकेबल है, रिलीजन के ऊपर भी एप्लीकेबल है, रिसर्च पेपर की पब्लिशिंग के ऊपर भी एप्लीकेबल है। अजीब लग रहा होगा लेकिन इसके लिए बुक है मैट रिडली की द इवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। उन्होंने हर चैप्टर को इसी तरीके से बांटा हुआ है अलग अलग आइडियाज़ को लेकर कि रिलीजन, इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन, इवोल्यूशन ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़, इवोल्यूशन ऑफ फटाना ठिकाना। और वहाँ आप देखेंगे कि कैसे एक ही ये सेंट्रल आइडिया है जो इतनी सारी चीज़ों को अलग अलग लेवल पे एक्सप्लेन करता हुआ फिर रहा है। हम भी धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, हम भी एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। डार्विन जब खोद रहे थे तो चीज़ें जो जो जब खुदाई चल रही थी, तो अंदर से जिस तरीके के स्केलेटल मिलते थे, तो बाहर जो जीव घूम रहा है वो उसके जैसा सा है। वो नीचे हो सकता है बड़ा साइज़ का हो सकता है नीचे जो था वो छोटे साइज़ का हो, लेकिन अभी जो घूम रहा है वो कंपैरेटिवली उससे साइज़ का डिफरेंस है। और मतलब जो फिंचेस वाला एग्जांपल है वो भी इसी चीज़ का है कि उनको तो लगा कि मैं अलग अलग बर्ड से लेकर के आया हूँ, लेकिन जब वो ऑर्निथोलॉजिस्ट को दिया तो बोला कि नहीं भैया ये तो सेम है, बस थोड़ा थोड़ा बीक का फ़र्क है। और वहाँ से फिर ये आइडिया उपजा कि अच्छा 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 ये सारे के सारे एक ही जगह से आ रहे हैं। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि इसके लिए डार्विन को मतलब कि ये डिस्कवरी घर छोड़ कर के ही की जा सकती थी, ये डिस्कवरी वहीं पर ही की जा सकती थी। जो व्यक्ति गैलापागोस आइलैंड में जाता उसी को पता चलता कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। 10,000 साल हो चुके हैं हमको इस धरती पर डोमेस्टिकेशन किए हुए। 10,000 साल से हम खेती कर रहे हैं। 10,000 साल से हम जो आइडिया डार्विन को वो फिंचेस देख कर के आया कि ये यार एक ही फ्लॉक से आया हुआ है और उसी के अलग अलग वर्जन्स हैं, और एक ही चिड़िया है, एक ही टाइप की चिड़िया है, और यही चिड़िया अलग अलग जगह जा कर के अलग अलग चोंच जो है इसकी बन गई है कि उस चिड़िया को उस जगह जा कर के खाना किस तरीके का मिलता था। लेकिन अगर आप इसको उठा करके देखें थोड़ा सा कि जितनी भी तरीके की हम 10,000 साल से जो खेती कर रहे हैं उसके अंदर में हम कर ही क्या रहे हैं, उसके अंदर में हम इसी तरीके की तो वेरिएशन क्रिएट करते हैं। हम वेरिएशन क्रिएट करते हैं, अलग अलग तरीके की जो फसल है वो उगाते हैं, उसमें से वेरिएशन पैदा होता है और उसमें से वो पर्टिकुलर वेरिएंट हम उठा लेते हैं जो हमें चाहिए। हमने भाई
आप मान लीजिए इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कि हमने एक बहुत तगड़ा सांड था और एक गाय थी जो कि ज़्यादा दूध देती थी। अब हमें बच्चा चाहिए ऐसी कि ऐसी गाय, फीमेल ऐसी गाय चाहिए जो तगड़ी भी हो और दूध भी ज़्यादा दे। लेकिन अगर आप देखें तो इसके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं और क्योंकि चीज़ें रैंडम है तो चारों कॉम्बिनेशन भी बनेंगे। तो इसकी भी संभावना है कि बच्चा जो है वो मेल हो और उसकी दूध कम देता हो, मतलब तगड़ा हो, दूध कम हो, तगड़ा हो, दूध ज़्यादा हो, कमज़ोर हो, दूध ज़्यादा हो, कमज़ोर हो, दूध कम हो। इन चारों में से चारों तरीके के वेरिएशन बनेंगे। उसमें से वो वाला वेरिएशन, मतलब जिसमें तगड़ा हो और दूध ज़्यादा देता हो, वो वाला पर्टिकुलर वेरिएशन हमें चाहिए था, उसी को उठा करके हम आगे रिप्रोड्यूस कराते हैं। ये सेम चीज़ गाजर के रंग को, धीरे धीरे गाजर का हमें रंग पसंद आने लगा तो हमने उसी तरीके की गाजर को बोना शुरू कर दिया। आगे हमने देखा कि अच्छा आज की तारीख में हमने इतना ज़्यादा उसके अंदर में कलर भरवाया, बढ़ाया कि आज की तारीख में हमें पर्पल, और मतलब यहाँ तक कि उनको ब्लैक गाजर कहते हैं कि इस नाम से वो पर्टिकुलर गाजर जो है मार्केट में बिकती हुई हमें मिलती है। बंद गोभी, फूल गोभी का जो पौधा है उसके जो एंसेस्टर्स हैं वो वैसे नहीं दिखते थे। मेज़ का जो एंसेस्टर है वो वैसा नहीं दिखता था। वो धीरे धीरे हमने उसके दाने को बड़ा करवाने के लिए जो है वो वेरिएशन क्रिएट कराए और दाना बड़ा होता गया। लेकिन याद रखें कि हुआ क्या, भाई आप बोलेंगे कि यार जंगल के अंदर में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं जाकर के पेड़ को पानी दूं, पेड़ को अलग अलग तरीके के पेस्टिसाइड दूं। पेड़ में काहे, जंगल में काहे को पेड़ जो है इस सब के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो नेचर सिलेक्ट कर रहा है वो है ज़िंदा रहना और बच्चे पैदा कर पाना। जंगल के अंदर में जो पौधे ज़िंदा हैं उनके पास 2 इंसेंटिव हैं, और वो 2 इंसेंटिव है कि ज़िंदा रहो और बच्चे पैदा करो, ज़िंदा रहो, बच्चे पैदा करो। उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनकी शक्ल कैसी है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनका क्या नाम है फल कैसा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनका फूल कैसा है। बस उनका एक ही मकसद है, कुछ भी क्यों ना करना पड़े उनको, नंबर ऑफ प्रोजेनीज जो हैं वो बढ़ते रहने चाहिए और वो जो है खुद ब खुद ज़िंदा रहने चाहिए। अब लेकिन हमने ज़बरदस्ती इसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी। हमने कहा कि नहीं भैया, अच्छा केले का जो है वो पेड़ थोड़ा सा अलग करो, ये जो सेब का पेड़ है उसमें सेब छोटे छोटे लग रहे हैं। ऐसा कोई गलती से पेड़ आ गया जिसके अंदर में थोड़ा सा बड़ा सेब बनने लगा तो हमने उसी ही के बीज निकाल करके उसको बोया बार बार, और इतना बार बोया कि हम तो सिलेक्ट कर रहे थे कि कैसे भी करके उसका दाना बड़ा हो जाए। हम तो कैसे सिलेक्ट कर रहे थे कैसे भी करके वो पर्टिकुलर जो पौधा है वो हमको फल अपना जो है बड़ा देने लगे। एक ज़माने में जो गेहूं का पौधा है वो 9 फुट का होता था और ऊपर थोड़ा सा गेहूं लगता था और वो भी बहुत पतला छोटा छोटा सा लगता था। हमने धीरे धीरे छोटा गेहूं करते गए छोटा गेहूं सिलेक्ट करते गए, इसी को आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं। और छोटा गेहूं करते गए, गेहूं का दाना बड़ा करते गए। लेकिन जब यह काम हो रहा था तब बाकी भी तो बदलाव होंगे। भाई पेड़ धीरे धीरे, मान लीजिए कि धरती से पानी चूसने की क्षमता उसकी थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन दाना बड़ा था। तो हमने बोला कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तेरे को मेड़ लगा करके अलग से पानी दे देंगे, हम तेरे को अलग से इरिगेशन करवा देंगे, तू खाली दाना बड़ा करके दे। और उसने दाना बड़ा करके दिया। अब इसको अगर हम देखें, एक कदम आगे हुआ कि पेड़ जो है लड़ने की क्षमता ख़त्म होने लगी उसकी। वो पेस्टिसाइड से पिट जाया करता था, वो पेस्ट से पिट जाया करता था। कोई अलग अलग तरीके के कैटरपिलर उसके पत्तों को खा लेते थे, वो कुछ अपना बचाव ही नहीं कर पाता था। तो उसने हमने बोला कि अरे कोई बात नहीं, हम तेरे को ऊपर से पेस्टिसाइड डाल देंगे, तू खाली दाना बड़ा करके दे। हम जो पैदावार करते हैं, जो खेती करते हैं, वो सारे के सारे पौधे जो हैं वो अपाहिज हैं, वो कर ही नहीं सकते पैदा हमारे हेल्प के बगैर। जो हालत हमने गाय की है, जो हालत हमने कुत्ते की है, जो हालत हमने अपनी सारी की सारी फसलों की है, केवल और केवल उसमें सेंट्रल आइडिया ये है कि हम जो चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर टाइप का जो कैरेक्टर है वो तू बड़ा कर। हम चाहते हैं कि तू अपनी नाक छोटी कर, वो पग बनाए। भले से तेरे को सांस लेने प्रॉब्लम हो, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता है तेरे को जो पर। और आप देखेंगे कि क्योंकि हमने वुल्फ से धीरे धीरे आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते जो हैं कुत्ते बनवाए, तो उन कुत्तों के अंदर में आज की तारीख में बीमारियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। और कुत्ते की ब्रीड पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके के इन्फेक्शन जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे। और वही चीज़ डिपेंड करती है कि हमने, क्योंकि हमको तो फ़र्क पड़ता था केवल और केवल उसके दाने से, हम तो फ़र्क पड़ता था उसकी पैदावार बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। उसके लिए पेड़ धीरे धीरे अपाहिज होता चला जा रहा है, हमको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा। पेड़ धीरे धीरे धरती से पानी चूसना कम होता गया, हमको फ़र्क नहीं पड़ा। जंगलों के अंदर में पूरा का पूरा पेड़ जो है वो फंगस के साथ बात कर सकता है। जंगल के अंदर में आपको लगता है जो पेड़ और पौधे आपको नज़र आ रहे हैं केवल और केवल वही है। जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हमको नज़र ही नहीं आता है वो है फंगस, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं जंगल का, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे पूरा का पूरा रेशे की फॉर्म में रहता है। जो फंगस आपको नज़र आता है ना, जो आप कहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो
फफूंदी, ये पर्टिकुलर मशरूम, ये पर्टिकुलर फंगस जो आपको बाहर निकला हुआ नज़र आता है, वो किसी लकड़ी में से, गीली लकड़ी में से निकलता नज़र आए, वो किसी ज़मीन में से छतरी की तरह आपको निकलता हुआ नज़र आए, वो केवल और केवल उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। वो केवल और केवल उसका दिखने में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सा ही लगता है और है भी उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वो केवल वहाँ पे आया है अपने स्पोर्स को फैलाने के लिए। असल में तो वो रेशा है, वो रेशा जो मिट्टी के अंदर में फैला हुआ है और इतने बुरे तरीके से फैला हुआ है कि पूरे जंगल में एक पेड़ से दूसरे पेड़ की बात करा देता है। जंगल के किसी दूसरे कोने के अंदर में अगर किसी पेड़ को पानी नहीं मुहैया हो रहा है तो वो एक पूरे के पूरे जंगल के कोने से पानी ले जा करके उस पर्टिकुलर पेड़ को मुहैया करा सकता है। कोई पेड़ बीमार है तो दूसरे पेड़ से एक तरीके के मॉलिक्यूल्स लेकर के, खाना लेकर के दूसरे पेड़ों को पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि खाने के न्यूट्रिशन को ज़बरदस्ती रोक करके पेड़ से खाने की फिरौती वसूल कर सकता है, क्योंकि फंगस खुद खाना नहीं बना सकता। फंगस खाना खुद नहीं बना सकता, दूसरों पे डिपेंड रहता है, इसलिए वो उसने ये धंधा शुरू किया जंगलों के अंदर में। हम जो पर्टिकुलर पौधे बनाने लगे, हम जो आर्टिफिशियली सिलेक्ट करने लगे, तो उस पर्टिकुलर पौधे की ये ताकत ही ख़त्म हो गई कि वो फंगस से बात भी कर पाए। तो जो उसको सहूलियतें फंगस दिया करता था एक ज़माने के अंदर में, अब वो सहूलियतें उसको कभी मिलेंगी नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तेरे को अच्छा नाइट्रोजन की ज़रूरत है क्या पेड़ के, अच्छा तू अपने ज़मीन में से जो तेरे बैक्टीरिया के साथ तेरी जो बातचीत होती थी वो अब नहीं कर पा रहा है क्या, वो बैक्टीरिया तेरे को नाइट्रोजन के कंपाउंड प्रोवाइड करता था क्या, नाइट्राइट्स। अब क्या करेंगे कि अब हम तेरे को बाहर से यूरिया जो है प्रोवाइड करवा देंगे और नाइट्रोजन की चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे, तू केवल अपना ध्यान दे बड़ा से बड़ा दाना करने पर, 1 हेक्टेयर से पैदावार को बढ़ाने पर। ये काम पिछले 10,000 सालों से चल रहा था। हम किसी व्यक्ति को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो अगर हमें मालूम है, लोग कितना अजीब है ना कि लोग हमेशा बोलते हैं कि जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि क्या नाम है कि पेड़ लिविंग होते हैं। अरे भैया 10,000 साल से हम खेती कर रहे हैं 10,000 साल से हमको 10,000 साल से ऑलमोस्ट आइडिया है कि मेंडल ने भैया 1835 के अंदर में वो काम चल रहा है, वो बंदा वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट तब कर रहा है और हम कह रहे हैं कि 1900 के अंदर में जाकर के जगदीश चंद्र बसु ने ये वाली बात बताई कि पेड़ में लाइफ होती है। भैया आपको बहुत 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 पहले से पता है, सबको पता है, मतलब दुनिया में, वर्ल्ड में। तो ये था कि भैया जो जो ये अगला आइडिया था कि वेरिएशन क्रिएट होना, कि अलग अलग तरीके के देखिए, अगर आप शब्द उठाएं, हम शब्द बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, दोनों में एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो वर्ड है सिलेक्शन। सिलेक्शन की अंदर में एक बात निहित है। अब एक थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप एक इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू के अंदर में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन है, आप वही क्वेश्चन पूछेंगे, उसके अलावा आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। एक व्यक्ति आता है, उसके साइड पार्टिंग से बाल हैं, चेक की शर्ट पहनी हुई है, सफ़ेद और काली पैंट है, काले जूते हैं, और एक व्यक्ति से आपने सवाल पूछे, उसने जवाब दे दिए कि ये जवाब। आप बोलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट। अगला आता है, आप कहते हैं अरे आप ही तो अभी आए थे, तो पता चलता है कि नहीं वो दूसरा बंदा था, बट ये जो बंदा आया है ये उसकी आइडेंटिकल कॉपी है। आपने जो जो सवाल पूछे उसने आइडेंटिकल तरीके से जवाब दिए। ये बंदा जाता है, तीसरा बंदा आता है, वो भी आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल दिखता है, आइडेंटिकल जवाब देता है। अगला बंदा आता है, आइडेंटिकल दिखता है, आइडेंटिकल जवाब देता है। चलते जाते हैं 20 लोग आए, 20 के 20 का आपने इंटरव्यू लिया, सब के सब आइडेंटिकल दिखते थे, सब के सब आइडेंटिकल जवाब दे के गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अब आप चूज़ करिए, ज़रा सिलेक्ट करिए कि आप किसको सिलेक्ट करेंगे। आप बोलेंगे कैसे सिलेक्ट करूँ? सिलेक्ट करने के लिए वेरिएशन चाहिए। मैं बहुत चिल्ला रहा हूँ क्या? शांत हो जाते हैं। वेरिएशन एक प्री रिक्विजिट है सिलेक्शन का। अगर आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि उसके अंदर में पहले से वेरिएशन निहित हो, मौजूद हो। किसी भी चीज़ का सिलेक्शन किया ही नहीं जा सकता जब तक उसके अंदर में वेरिएशन मौजूद ना हो। और ये वेरिएशन का आइडिया दोबारा से मेंडल के सर पे पत्थर की तरह पड़ा, वहीं पर उन्हीं किताबों को पढ़ते हुए, जब उन्होंने थॉमस मेल्थस की क्या नाम है जो आइडियाज़ हैं उसको जोड़ा, जो हम अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर रहे थे थॉमस मेल्थस का, कि पॉपुलेशन के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर वेरिएशन क्रिएट होंगे और उसमें से कुछ चीज़ें सिलेक्ट होंगी और वही चीज़ आगे बच्चे पैदा करेंगे। इसी को जब इंसान करता है तो उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं या फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन कह देते हैं। जब नेचर के अंदर में यही काम हो रहा होता है तो उसको हम नेचुरल सिलेक्शन कह देते हैं।